आज हम बात करने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन की। यूनिट प्रोडक्शन बेसिकली होता है क्या? सबसे पहले हमको ये जानना होगा। यूनिट प्रोडक्शन वो होता है कि राइट साइड में हमें सिंगल वेरिएबल मिल जाए या फिर राइट साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल मिल जाए, मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हमें सिंगल राइट साइड में मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिट प्रोडक्शन। जैसे यहां पर आ जाइए, ये एक एग्जांपल है, एस टेंड्स टू ए बी, ए टेंड्स टू स्मॉल ए, बी टेंड्स टू कैपिटल सी और स्मॉल बी, सी टेंड्स टू कैपिटल डी, डी टेंड्स टू कैपिटल ई टेंड्स टू स्मॉल ए। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इस एग्जांपल में यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? ये राइट साइड में कैपिटल वैल्यू है, ये यानी यूनिट प्रोडक्शन है। राइट साइड में ये कैपिटल वैल्यू है यानी ये यूनिट प्रोडक्शन है, और कहीं राइट साइड में कैपिटल वैल्यू है ये है यानी ये यूनिट प्रोडक्शन है। तो हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होगा यूनिट प्रोडक्शन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर सी डी ई यूनिट प्रोडक्शन है। क्यों यूनिट प्रोडक्शन है? क्योंकि राइट साइड में कैपिटल वैल्यू सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, वेरिएबल नॉन टर्मिनल कैपिटल वैल्यू सब सेम होता है। तो ये तीनों हमें रिमूव करने हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, यानी हमें ये तीनों वैल्यूज को रिप्लेस करना है। अब हम लोग W1 W2 वाले मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे यहाँ पर वेरिएबल है S A B C D E, यानी जितने भी वेरिएबल है उन सब के लिए हम लोग W0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं A की बात करते हैं। आप अगर S की बात भी करोगे तो S के लिए भी लिख सकते हो आप W0 S, तो उसमें आपका सिंपल S आ जाएगा। और फिर W1 S जब आप लिखेंगे इसमें तो S यूनियन 5, तो क्या हो जाएगा उसमें W0 S इक्वल टू W1 S। तो आप रुक जाओगे। तो आपको सभी के लिए लिखना है W0 W1 W2 W3। जैसे मैंने यहां पर स्टार्ट किया है W0 से। आप S के लिए भी लिख सकते हो। S के लिए मतलब कैसे लिखोगे आप? W0 S इक्वल टू, जो भी आप सिंबल लोगे, जो भी वेरिएबल लोगे वो खुद को तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के तहत। अगर W0 S लेते हो आप तो S आ जाएगा। अब हम देखेंगे S की तरफ कोई क्या यूनिट प्रोडक्शन है? S कोई यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? यूनियन 5। तो S इक्वल आ गया तो W0 S इक्वल टू W1 S, ये S का काम खत्म हो गया। सेम ऐसे फिर हम आएंगे W0 A पे। अब W0 A अगर हम लिखेंगे तो W0 A इक्वल टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जो भी हम वेरिएबल लेंगे वो खुद को तो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। तो W0 A इक्वल टू A आ गया। अब W1 A लिखेंगे हम, तो पुराना जो वैल्यू था वो लिखा यूनियन ए के, कोई यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा नहीं कर रहा, तो 5A। ये A और ये A सेम वैल्यू आ गई, यानी W0 A इक्वल टू W1 A, यानी एक को आप स्टॉप कर दोगे। फिर बात आएगी B की, तो B के लिए भी सेम चीज लिखेंगे हम, W0 B इक्वल टू, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के तहत B को प्रोड्यूस करेगा, B लिख दिया हमने। फिर B किसी यूनिट प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है क्या? B किसी यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ C को कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या लिखा? C को ले लिया। तो B यूनियन C, पुराना B था वो तो था, और नया हमारा क्या यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है C को ले लिया, B C। फिर हम अगर यहां बात करें तो B को तो हमने चेक कर लिया, B C को प्रोड्यूस करता, C किसी नए यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है क्या? C D को कर रहा है, हाँ। तो हमने क्या किया? इस C के लिए हमने फिर W2 लिखा, W2 B इक्वल टू, ये पुराने जो थे ये यूनियन, जो नया यूनिट प्रोडक्शन है C प्रोड्यूस कर रहा है D, तो D भी आ गया। तो यूनिट प्रोडक्शन क्या आ रहे हैं? W2 B के सेट में B, C, D, ठीक है। B, C हमने चेक कर दिया। अब हम D को चेक करेंगे, क्या D कोई यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ, D यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है E को, तो E और आ गया। बस सिंपल है, हमें क्या करना है? यूनिट प्रोडक्शन कौन प्रोड्यूस कर रहा है वेरिएबल, कौन नहीं कर रहा है। जो वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है उसमें हम लोग उसको ऐड करते जा रहे हैं एक स्टेप में। तो यहाँ पर हमने E को ऐड कर दिया, तो B, C, D, E। फिर W4B, अब B हमने चेक कर दिया, C चेक कर दिया, D चेक कर दिया, E चेक कर दिया। इसके बाद कोई ऐसा वेरिएबल है E के बाद जो यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा हो? E कोई यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर नहीं कर रहा है, सिंपल टर्मिनल है। तो यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे, यूनियन 5 कर दिया, B, C, D, E। तो कंडीशन रुकना कब है? किसी भी वेरिएबल को स्टॉप कब करना? जब हमारी ये कंडीशन आ जाएगी इक्वल वाली, W3B इक्वल टू W4B, ये कंडीशन आ गई, यानी B स्टॉप हो जाएगा। फिर हम ऐसे C के लिए लिखेंगे, W0 C इक्वल टू, सबसे पहले C आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के तहत। फिर W1 C किसी यूनिट प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है, D को, तो नेक्स्ट स्टेप पे D आ गया। अब C को तो हमने चेक कर लिया, फिर D को चेक करेंगे, D किसी नए यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है क्या? D कर रहा है E को, तो नेक्स्ट स्टेप पे E आ गया, C, D, E आ गया। फिर W2C हो गया, ये W3C निकालोगे आप, तो C, D, E जो पुराना था वो,
अब सी का हमने चेक कर दिया, डी का चेक कर दिया, ई का चेक करेंगे। अब ई क्या किसी नए प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं कर रहा, यूनियन 5। तो यहाँ पर क्या गया, सी डी ई, तो W3C इक्वल टू W2C, ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर सी स्टॉप हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग डी के लिए लिखेंगे, डी वेरिएबल के लिए W0D इक्वल टू डी, डी क्या कोई नया यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, आप देखो डी ई को प्रोड्यूस कर रहा है, तो डी पुराना था यूनियन ई, तो हमने क्या किया यहाँ पर डी कॉमा ई आ गया। फिर देखेंगे ई के कोई यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा, तो डी कॉमा ई यूनियन 5, तो डी कॉमा ई। यहाँ पर क्या होगा, डी कॉमा ई, दो स्टेप सेम आ जाएंगे, जैसे ही वहां पर हम इक्वल लिख देंगे, W1D इक्वल टू W2, यानी डी स्टॉप हो गया। एज इट इज ई को लिखेंगे हम लोग, एक हमारा वेरिएबल ई है, W0E इक्वल टू ई, W1E इक्वल टू ई यूनियन 5। ई किसी यूनिट प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो ई यूनियन 5 यानी ई आ गया। W0 इक्वल टू W1E। तो ये हमने ऐसे पूरी कंडीशन चेक कर ली। जितने हमारे वेरिएबल होंगे 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल थे, उन सब के लिए आप W0 से स्टार्ट कर लो, सिंपल है। और हमें चेक करना है राइट साइड में क्या वो यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है। कर रहा है तो सीक्वेंस से लिखते चले जाना है, नहीं कर रहा तो यूनिट 5 करके कंडीशन लिख देनी इक्वल वाली, W1 इक्वल टू W2 या W0 इक्वल टू W1 वाली। ये हमें करने के बाद अब हमें इसमें यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना था, तो C D E हमारे यूनिट प्रोडक्शन थे, इनको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रामर थी उसे एज इट इज लिखेंगे। H टेंड्स टू AB ऐसे लिखा, A टेंड्स टू स्मॉल a ऐसे लिखा, B टेंड्स टू स्मॉल b भी ऐसे लिखा, क्योंकि ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं था। जो यूनिट प्रोडक्शन है उनको छोड़ के बाकी ग्रामर को एज इट इज लिख दिया मैंने। अब उसके बाद ये B किसको बिलोंग कर रहा है, C को, तो हम प्रोडक्शन में जाएंगे B पे। B कहाँ है हमारा, यहाँ है। B कर रहा है, B का यूनिट प्रोडक्शन है C का यूनिट प्रोडक्शन है D का यूनिट प्रोडक्शन है E। और हमें यहाँ पर जो रिप्लेस करना है वो नॉन यूनिट वैल्यू से रिप्लेस करना है, मतलब यूनिट हमें रिमूव करना है, यानी नॉन यूनिट से रिप्लेस करना है। तो E पे आ गए। अब E पे आ जाए, E किसको रिप्लेस कर रहा है, E किसको प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल a को, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर B में स्मॉल a, ठीक है। फिर इधर आ जाए C की बात हो रही है, तो C हम लोग इधर चले जाएंगे। C कहाँ है हमारा, यहाँ है। C का यूनिट प्रोडक्शन है D का यूनिट प्रोडक्शन है E, और E किसे प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल a, तो हमने क्या लिख दिया, C टेंड्स टू स्मॉल a। सेम ऐसे D पे चले जाएंगे, ये हमने निकाला है D का यूनिट प्रोडक्शन क्या है, E है, तो E क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल a, यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्मॉल a, और E टेंड्स टू स्मॉल a था तो वैसे एज इट इज लिख देंगे। तो इस ग्रामर में, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, W1 W2 वाले मेथड से सिंपली ग्रामर को क्या किया, यूनिट प्रोडक्शन से फ्री कर दिया।